मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का मोशन चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मोशन में सबसे पहले ये जानना है कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशियाँ और दूसरी सदिश राशियाँ। ये नाम से ही लग रहा है अदिश और सदिश। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड का मतलब एक संख्या, उस राशि को हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बताना चाह रहा हूँ। नाम से ही देख रहे हैं आप लोग, लिख रहा है अदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा नहीं होती है उस राशि को बोलते हैं अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, समय है इत्यादि। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक संख्या और एक मात्रक का होना जरूरी है। जैसे आपसे कहा जाए कि आलू का वजन 50 केजी है। आलू का वजन 50 केजी है। इसका मतलब हो गया ये 50 जो है वह मैग्नीट्यूड हो गया और जो केजी है वह आपका मात्रक हो गया। तो 50 केजी का मतलब हो गया जो द्रव्यमान आया वह एक कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। बच्चों, अदिश राशि के बाद नंबर आती है सदिश राशि का। तो भौतिक राशि की यह दूसरी इसकी प्रकार है सदिश राशियां। ऐसी राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस प्रकार की राशि को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे सदिश राशि में आपका विस्थापन है, वेग है, बल है इत्यादि है। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी है। सदिश राशि को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आप इस लॉकडाउन में अंदर गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, और कोई आया और फाटक आपका मान लीजिए बंद है और वो फाटक खोलने के लिए आपको कोई कह रहा है, तो आप जब फाटक खोलने गए तो माना कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया। केवल 5 न्यूटन के बल लगाने से फाटक नहीं खुलेगा जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि फाटक खोलने के लिए हमको बाहर ढकेलना है कि अंदर। तो बाहर और अंदर क्या दर्शाता है? एक प्रकार के डायरेक्शन को दर्शाता है। तो 5 न्यूटन भी आ गया और बाहर और अंदर भी आ गया। इससे हम मालूम होता है कि बल को लगाने के लिए हमको दिशा का होना जरूरी है, अर्थात बल एक सदिश राशि है। तो हम लोग मोशन में पढ़े अदिश और सदिश। बच्चों, अभी आपने देखा अदिश और सदिश के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गति के बारे में। गति का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, समय के साथ यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है या वस्तु गतिमान है। किंतु यदि किसी वस्तु में गति में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम की अवस्था में है। तो गति में हम लोग पढ़े कि समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं गति की अवस्था। और गति में सबसे पहले आता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति नाम से ही लग रहा है सरल रेखीय गति, अर्थात जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करती है तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े अदिश और सदिश। तो हम यह भी जांच कर सकते हैं यदि कोई राशि आती है तो वह राशि अदिश है कि सदिश है,
इन परिभाषाओं से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूरी, दूरी में केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो हम कह सकते हैं दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन के लिए मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण और दिशा दोनों का होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, जो इसके पहले 9th का हम लोग टॉपिक पढ़े थे अदिश सदिश, उसके बाद की जो टॉपिक है सररेखी गति में दूरी तथा विस्थापन। तो सबसे पहले हम इसके पहले परिभाषा को समझेंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ये बहुत सुनिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अब है विस्थापन। तो किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी का भी मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर, किंतु ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। यह एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। कई कई परीक्षाओं पूछा जाता है कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए, तो उसको हम एक फिगर के माध्यम से, आप एक चार्ट के रूप में इसको समझ सकते हैं कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। इसके लिए पहला इसमें जो है, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। हम अंतर, दोनों में अंतर ज्ञात करने के लिए पहले दोनों की परिभाषा को ज्ञात कर सकते हैं या बता सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह विस्थापन के लिए गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये आपको पहले बताया गया था कि दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन परिमाण व दिशा दोनों होने के साथ साथ यह एक सदिश राशि है। तो अगले पॉइंट में यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। अब इस दूरी और विस्थापन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आपके घर से और विद्यालय की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर है। अब इसमें अगर हमको दूरी और विस्थापन समझना है तो हम कैसे समझेंगे। मान लो बच्चों, आप अपने घर से विद्यालय गए 5 किलोमीटर और छुट्टी होने के बाद आप विद्यालय से घर आए 5 किलोमीटर, तो टोटल आपने जो पथ की लंबाई तय की 5 जाने में और 5 आने में, टोटल 10 किलोमीटर, अर्थात आपके द्वारा पथ की जो लंबाई तय की गई वह 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या है? दूरी है। जबकि हम विस्थापन की परिभाषा से पढ़े हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर, तो हम 5 गए और 5 वापस आए, अर्थात दोनों स्थितियों में जो दोनों का अंतर आया 5 - 5 बराबर 0, अर्थात विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। छात्राओं, हम जो 9th फिजिक्स का पहला लेसन चर्चा कर रहे हैं, उसका आगे का जो टॉपिक है स्पीड, चाल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चाल पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। आप जितने प्रकार की गाड़ियाँ देखते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उन सब में एक ऑडोमीटर लगा होता है। ऑडोमीटर, उसमें स्पीड और तय की गई जितनी आप दूरी तय करते हैं उसमें दर्शाया जाता है। तो वह जो स्पीड या चाल दर्शाया जाता है
वह कैसे ज्ञात होता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चाल की परिभाषा कि चाल किसे कहते हैं। तो कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी चलती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है या चलती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल। चाल एक अदिश राशि है और इस चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। इस चाल को आप थोड़ा सा और फॉर्मूले रूप में समझ सकते हैं। यहाँ मैं लिखा भी हूं। माना कोई गतिमान वस्तु t1 समय में किसी निश्चित बिंदु से s1 दूरी तय करता है तथा t2 समय में वह s2 दूरी तय करता है। इसका अर्थ हुआ कि जो गतिमान वस्तु है उसने t2 माइनस t1 समयांतराल में s2 माइनस s1 दूरी तय की। s2 माइनस s1 दूरी तय की। उस कंडीशन में वस्तु की चाल क्या होगी? तो v बराबर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। प्यारे बच्चों, इसको किसी राशि में होने वाले अंतर को प्रकट करने के लिए कहीं आप देखते हैं ये ऐसे छोटा सा एक त्रिभुज बनाया जाता है। उसको त्रिभुज नहीं बोलते हैं, उसको फिजिक्स के रूप में बोलते हैं डेल्टा। तो किसी राशि में अगर अंतर आता है तो उसको हम डेल्टा से प्रतीक करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब इसी s2 माइनस s1 को लिख सकते हैं डेल s और t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल t। तो जो वस्तु की चाल होगी v, वह हो जाएगी v बराबर डेल s अपॉन डेल t। SI पद्धति में या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये रहा चाल के बारे में। प्यारे बच्चों, 9th की जो अगला टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गतिमान वस्तु की जो गति कहलाती है वह एक समान गति कहलाती है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है और वो पहले सेकंड में 25 मीटर तय की, दूसरे सेकंड में 25 मीटर तय की, तीसरे सेकंड में भी 25 मीटर तय की और चौथे सेकंड में भी 25 मीटर तय की। इसका मतलब हो गया कि वह प्रत्येक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है। तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। फिर है आपका असमान गति। बच्चों, असमान गति में किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है। तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। असमान गति के लिए आप समझ सकते हैं कि भीड़ भाड़ जगह में यदि वह गतिमान है तो वह भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। तो जब भिन्न भिन्न दूरी तय करता है लेकिन समान समयांतराल में दूरी इसकी भिन्न भिन्न है तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई गतिमान वस्तु असमान गति से वह गति करता है तो उसकी चाल कैसे ज्ञात करते हैं? समान समय में समान दूरी है तो हम चाल निकाल लेते हैं, जो आपको मैं पढ़ाया, चाल बराबर दूरी बटा समय।
किंतु यदि वह असमान गति करता है तो उसकी चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसकी गति की चाल ज्ञात करने के लिए हम औसत चाल का प्रयोग करते हैं कि भिन्न भिन्न समयांतराल में वह भिन्न भिन्न अगर दूरी तय किया है तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी को जोड़ लीजिए और कुल समय को जोड़ लीजिए और कुल दूरी में कुल समय से भाग कर देंगे तो निकल जाएगी औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये एक समान गति और असमान गति। उसके बाद आता है वेग, वेलोसिटी। हम लोग चाल पढ़े, अब इसके बाद इसमें एक इस हेडिंग में इस टॉपिक में आता है वेग, वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। हम लोग चाल पढ़े थे कि यदि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों में अंतर है। चाल में क्या था कि वो समयांतराल में दूरी तय करती है, इसमें क्या है, वह एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग विस्थापन बटे समयांतराल। चाल में क्या था, दूरी बटे समयांतराल था, इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समयांतराल। इसको भी हम भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से चाल और वेग को समझा रहे हैं। मान लीजिए एक गाड़ी की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। एक गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह अब आपसे दिमाग में ये आपके क्वेश्चन उठ सकता है कि जब 20 किमी प्रति घंटा है तो हम कैसे चाल कहेंगे और कैसे वेग कहेंगे, या यह चाल है कि वेग है? प्यारे बच्चों, 20 किमी प्रति घंटा के लिए इसकी दिशा का बोध नहीं है, केवल यह कहा जा रहा है कि वह 1 घंटा में 20 किमी की दूरी तय कर रही है। इसमें दिशा का बोध नहीं है और आपको यह पढ़ाया गया है जिसमें दिशा का बोध नहीं होता है वह अदिश होती है, अर्थात यहाँ पे चाल क्या होगा, अदिश होगा। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि 20 किमी प्रति घंटा जो चाल है वह रेलगाड़ी के लिए यहाँ पे चाल का प्रयोग किया गया है। किंतु यदि आपको इसी को इस तरह भाषा में कहा जाए कि एक गाड़ी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से पूर्व की दिशा में जा रही है, ध्यान दीजिएगा, वही गाड़ी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से पूर्व की दिशा में जा रही है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे डायरेक्शन का बोध हो गया, पूर्व दिशा का बोध हो गया। अतः वही अब चाल न कह के हम बोलेंगे यहाँ पर वह गाड़ी का वेग है। प्रिय बच्चों, मेरे ख्याल से आपको चाल और वेग में अंतर समझ में आया होगा कि हम कहाँ पे चाल कहेंगे और कहाँ पर वेग कहेंगे। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जहाँ विस्थापन है वहाँ वेग होगा और जहाँ पे दूरी होगा वहाँ पे चाल होगा। अगर आपको उदाहरण समझना है तो जहाँ पे दिशा होगी वहाँ वेग होगा और जहाँ दिशा का बोध नहीं होगा वहाँ चाल होगा। बच्चों, क्लास 9 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर मोशन है उसकी अगली जो टॉपिक है चाल तथा वेग में अंतर, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चाल तथा वेग में अंतर के लिए आप एक कॉलम बना करके और उसको नंबरिंग वाइज करके लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, चाल तथा वेग में क्या अंतर है। तो आप इसको अच्छे से कॉलम बना करके आप लिख सकते हो। देखिए मैं एक आपको बना के दिखाया हूँ, इसमें क्या क्या अंतर है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चाल तथा वेग में क्या अंतर है, तो पहला आप चाहे तो इनके परिभाषाओं को दर्शा सकते हो, चाल की परिभाषाओं को, वेग की परिभाषाओं को। चाल की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में
तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग को क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। पहला अंतर हो गया परिभाषा के आधार पे। दूसरा अंतर आप दिखा सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तीसरा आप दिखा सकते हैं चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगले पॉइंट में आप दिखा सकते हो कि किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण से अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण से अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। वेग तो वस्तु के वेग का परिमाण हमेशा चाल के परिमाण से कम होता है। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हो कि चाल का औसत वेग औसत जो चाल होती है वो निश्चित होती है। औसत चाल हमेशा निश्चित होती है, जबकि जो औसत वेग होता है वो निश्चित नहीं होता है। कभी शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये शून्य नहीं होता है, इसका निश्चित होता है। ये रहा चाल तथा वेग में अंतर। अब इसको अच्छे से आप 4-5 पॉइंट बना करके इस तरह कॉलम में लिख करके और इसको आप याद कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वह है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। चाहे तो आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में वेग में होने वाले परिवर्तन को, किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आप चाहें तो एक और अच्छी तरह से समझ सकते हो कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। बच्चों जहाँ पे अगर आता है आपका वेलोसिटी, तो जहाँ u आता है वो उस u को हमेशा मानते हैं कि प्रारंभिक वेग। मान लीजिए t समय बाद जो प्रारंभिक वेग u था, u से क्या हो गया, v हो गया। यानी u से बदल के कितना हो गया, v कितने समय के बाद, t समय के बाद। तो इस कंडीशन में u v t के कंडीशन में यह त्वरण क्या हो सकता है। तो आप चाहें तो इसका संकेत क्या है, a। आप लिख सकते हो a बराबर वेग परिवर्तन। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले u था, अब कितना हो गया, v। तो v माइनस u अपॉन t, ये हो गया आपका त्वरण। अब देखिए इस त्वरण में भी अगर समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन होता है, समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक समान त्वरण। और यदि समय के साथ साथ उसके वेग में भी वृद्धि होती है, ध्यान सुनिएगा, यदि समय के साथ साथ उसके वेग में भी वृद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं कि जो त्वरण है वह धनात्मक है। एक समान त्वरण हो गया, त्वरण धनात्मक हो गया। अब देखिए यदि समय के साथ साथ उसके वेग में कमी होती है, समय के साथ साथ उसके वेग में क्या होती है, कमी होती है, तो हम कहते हैं कि इसका जो त्वरण है वह ऋणात्मक है, त्वरण में कमी आ रही है।
तो त्वरण में होने वाले कमी को हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। ये देखो, इसको बोलते हैं मंदन। अब देखो, अब आप लोग समझे कि ए का कितना कंडीशन बन गया। अगर ए का एक कंडीशन, यदि समान समय में उसकी जो वृद्धि होती है, अगर उसके तो वेग में वृद्धि समान हो रही है, समान समय में उसके वेग में जो परिवर्तन समान हो रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं एक समान त्वरण। एक कंडीशन क्या बन गया कि यदि समय के साथ साथ उसके वेग में जो परिवर्तन है उसमें वृद्धि हो रही है, समय के साथ साथ वेग परिवर्तन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया? धनात्मक। एक समान त्वरण, धनात्मक त्वरण। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन क्या है? यदि समय के साथ साथ उसके वेग में कमी हो रही है, उसके वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो यहाँ पे जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। इसका मतलब हो गया कि वेग परिवर्तन में कमी, वेग परिवर्तन में कमी। अगर समान है तो एक समान, वृद्धि हो रही है तो धनात्मक, और यदि उसके वेग परिवर्तन में कमी होती है तो वहाँ पे होता है ऋणात्मक, और उसको बोलते हैं मंदन।